नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हिंदी की दूसरी क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने पहले वर्णमाला और उसके साथ शब्दकोश और उसका टेस्ट भी लिया था ऑनलाइन आपसे लाइव हो आकर। अब दूसरी क्लास अगर कहें या दूसरा चैप्टर अगर कहें तो आज हम संज्ञा स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूपी पुलिस की लिहाज से कम से कम भी 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर तक बढ़ेंगे भाई। संज्ञा स्टार्ट करेंगे और संज्ञा का क्या दिया भाई? संज्ञा क्या हुआ? हम बचपन से परिभाषा सुनते आए होंगे संज्ञा की, कि संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ध्यान देंगे दोस्तों, संज्ञा के मूलतः 2 भेद माने जाते हैं। संज्ञा की अगर बात करें मूलतः 2 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 यथार्थवाचक संज्ञा और नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? 2, यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा। मूलतः संज्ञा के 2 भेद है दोस्तों। यथार्थ का मतलब जो चीज प्रमाणित है, जो चीज हम छू सके, देख सके, नाप सके, तोल सके, वे सब यथार्थ में। और जो भाववाचक जिन्हें हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सके, वे भाववाचक के अंतर्गत चली जाएगी। लेकिन अगर बात करें तो कुछ लेखकों के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। अगर दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद लगाऊंगी। मूलतः कितने भेद हैं संज्ञा के? मूलतः 2 भेद हैं। तो ध्यान देंगे 5 भेद कौन कौन सी हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से? व्यक्ति, जाति, पदार्थ, समूह, भाववाचक संज्ञा। ये 5 भेद हैं संज्ञा के भी। अगर बात करें आधुनिक व्याकरण के अनुसार, तो आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 भाववाचक और नंबर 3 जातिवाचक। और द्रव्य और समूह जातिवाचक के अंतर्गत रख दिए। जब ये 5 भेद थे तो 5 व्यक्ति, जाति, पदार्थ, समूह, भाव थे। जब ये 3 भेद गणे तो व्यक्तिवाचक अलग किया भाई, भाववाचक संज्ञा अलग की और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्य और समूहवाचक को रख दिया गया। लेकिन जब भी क्वेश्चन आया कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। मूलतः 2 भेद हैं। संज्ञा के वर्तमान या आधुनिक व्याकरण के अनुसार 3 भेद माने जाते हैं भाई। अब एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जातिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक क्या है, पदार्थवाचक क्या है। इस पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग आपके लिए भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला हेडिंग क्या है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें, नुका जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है। विशेष, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, ये सदैव एक वचन होते हैं और ये दृश्य रूप में होते हैं तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किस किस के? व्यक्तियों के, प्राणियों के, देशों के, नगरों के, पर्वतों के, नदियों, त्योहारों, दिशाओं, दिन और महीना आदि के नाम आते हैं दोस्तों। आदि के नाम आते हैं किस किस के? व्यक्ति, प्राणी, देश, नगर, पर्वत, नदी, त्योहार, दिशाएं, दिन, महीने आदि के जो नाम होंगे वे कहां जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे अगर बात करें व्यक्तियों के नाम, जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, सीता, गीता, चेतक, ये घोड़े का नाम यानी प्राणियों का नाम, अश्वत्थामा हाथी का नाम था भी महाभारत में। तो प्राणियों के नाम या व्यक्तियों के नाम कहां जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऐसे देशों के नाम भारत, नेपाल, चीन, आगरा, दिल्ली, स्थानों के नाम, पर्वत, पहाड़, हिमालय, अरावली, एंडीज, ये सब के सब कहां जाएंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। नदियों के नाम जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, जो भी नदी है अभी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब की सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएगी भाई। त्योहारों के नाम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तीज, ईद आदि जो भी त्योहारों के नाम है वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगे। अगर बात करें दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी कहां जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगे दोस्तों। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब के सब कहां जाएंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगे। तो क्या बता, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, देश का नाम हो या फिर किसी भी स्थान का नाम
नदियों का नाम, पर्वतों का नाम, पहाड़ों का नाम, किसी भी चीज का नाम होगा, दिनों का नाम, महीनों का नाम, जो भी नाम होगा वे सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। एक चीज नोट कर लें दोस्तों, हर चीज अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर दो की ओर बढ़ते हैं भाई, संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। जिन चीजों के ध्यान देंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले व्यक्ति, प्राणी, स्थान, देश आदि के जो नाम बोल रहे थे हम, वे नाम तो जाएंगे व्यक्तिवाचक में, और जो ये शब्द हैं देश, ये शब्द व्यक्ति, त्योहार, ये शब्द जाएंगे जाति के अंतर्गत। तो परिभाषा की अगर बात करें, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या समूह या समुदाय का बोध कराता है, जो शब्द किसी वस्तु की, जाति का, समूह का या समुदाय का बोध कराता है तथा ये दृश्य और बहुवचन होते हैं। यह चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दृश्य और बहुवचन होते हैं। ये क्या हो गई, दृश्य और बहुवचन होते हैं, यह चीज इंपोर्टेंट है दोस्तों। अभी क्या बता, व्यक्तिवाचक में एक वचन होंगे, सदैव एक वचन में हो, और ये बहुवचन होते हैं। इसका मतलब इनके बहुवचन बनाए जा सकते हैं, उनके बहुवचन बनाए नहीं जा सकते। इस चीज का यू इंपोर्टेंट है भाई। या फिर जिनका बहुवचन बनाए, या तो ये बहुवचन होगा या फिर जिनका बहुवचन बना जाए। ये दो पहचान मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की। ये दो पहचान, व्यक्ति की और जाति की दो पहचान मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सदैव एक वचन में होंगे, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जबकि वो क्या करा कि जातिवाचक संज्ञा तो बहुवचन में खुद होंगी या फिर इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे अगर बात करें गाय, घोड़ा, बिल्ली, तोता, कबूतर, पूरी जाति का बोध, तो बिल्ली जब गाय बोला तो गाय में सारी गाय आएगी, लाल, पीली, नीली, जितनी भी गाय हैं, देसी गाय, साहिवाल, जितनी भी टाइप की गाय हैं वे गाय माई। तो गाय पूरी जाति का बोध करा रही, घोड़ा पूरी जाति का बोध करा रहा भाई, बिल्ली, कुत्ता, कबूतर जितने भी है। क्योंकि ध्यान दें, अब एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अगर बात करें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है। जो चीज पूरे संसार में यूनिक है, उस जैसी कोई और न हो, वह चीज व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगी, और जिस जैसी अनेक चीज है धरती पे वो जातिवाचक के अंतर्गत जाएगी। अब इस छोटे सी बात तो समझ सके, अगर बात करें हम रमेश, अगर बात करें हम रमेश और एक तरफ लिख दिया लड़का। देखिए लड़के संसार में एक है या बहुत अनेक है, लड़के अनेक है दोस्तों, लेकिन रमेश नाम अनेक हो सके, लेकिन एक व्यक्ति का नाम है जिस जैसा कोई और नहीं होगा। यह चीज क्लियर है कि वो यूनिक है, रमेश जैसा और कोई नहीं है। नाम दूसरा हो सके लेकिन उस जैसा नहीं हो सकता, इसलिए रमेश व्यक्तिवाचक है और लड़के अनेक है, बहुत है लड़के। कितने लड़के की अगर बात करें तो लड़के कितने हैं, बहुत ज्यादा चीज है, इसलिए लड़का जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। दूसरी पहचान मोस्ट इंपोर्टेंट के बताई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होंगी और ये बहुवचन बनाई जा सकती है। देखियो रमेश नाम रमेश ही लिख सके, रमेशो नहीं लिख सकते, और लड़के नाम लड़को लिख सके, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है वो जातिवाचक के अंतर्गत आओगी, और जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगी। दूसरा उदाहरण भी ले सकें दोस्तों, भी ले सकते हैं। अगर बात करें हम तो थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, दूसरा उदाहरण के ले रहे हैं हम नदी। अगर बात करें हम नदी की, एक शब्द लिख दिया हमने नदी और एक शब्द लिख दिया हमने गंगा। व्यक्ति और जाति पूछ रहे हैं हम, करें दो चीज के आधार पे, एक तो यह चीज कि जो संसार में केवल एक है उस जैसा कोई और नहीं है, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगा, और जो संसार में बहुत चीजें हैं, बहुत सारी हैं उस जैसी, वो जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। तो ध्यान दियो दोस्तों, नदी की बात करें तो संसार में बहुत ज्यादा है नदी, तो नदी कहां चलेगा, जातिवाचक के अंतर्गत। गंगा जैसी कोई और नहीं है दोस्तों, गंगा केवल पूरे वर्ल्ड में एक है, और जो पूरे संसार में यूनिक होगी, एक होगी केवल, वह चीज कहां जाएगी दोस्तों, वह व्यक्तिवाचक में, और जिस जैसी और भी ज्यादा होंगी वे जाएंगी जातिवाचक के अंतर्गत। तो नदी जातिवाचक संज्ञा है और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरी शब्दों से समझ, दूसरी भाषा तभी हम समझ सके। हमने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होंगी और ये बहुवचन बनाई जा सकती है। तो नदी नाम नदियों लिख सके, लेकिन गंगा नाम गंगो नहीं लिख सकते, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक और नदी जातिवाचक के अंतर्गत आओगी।
ऐसे ही सारे उदाहरण समझ सके हम। देखिए उदाहरण भाई, लड़का बोल दिया, अब लड़का बोल दिया तो लड़को हो सके, राम बोल दिया तो रामो नहीं लिख सकते, यू केवल एक वचन में रहेगा, तो यू व्यक्तिवाचक और यू जातिवाचक। ऐसे ही लड़की बोल दिया तो लड़की में सीता बोल दे तो सीता व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चली गई, और लड़की के नाम लड़कियों लिख सकते हैं, बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन सीता जैसी और नहीं है, क्योंकि सीता केवल नाम हो सका है और ज्यादा का, लेकिन एक जैसे सेम टू सेम नहीं हो सकते, इसलिए सीता व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चलेगी और लड़की जातिवाचक के अंतर्गत चलेगी। मनुष्य पूरी जाति का बोध करा रहा है, उसमें लड़के लड़कियां सब आए दोस्तों, तो मनुष्य एक नहीं है धरती पर, मनुष्य। दूसरी बात, इनका बहुवचन भी बना सके, मानवो दानवो, इनका बहुवचन बना जा सकता है, इसलिए ये कभी भी व्यक्तिवाचक में नहीं जाएगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक की एक पहचान है कि व्यक्तिवाचक हमेशा केवल और केवल एक वचन में होगा दोस्तों। अब बात करें शिक्षक, शिक्षक, विद्वान, कवि, लेखक। देखिए जानते हैं इनका बहुवचन बना सका है कि भाई, और दूसरी बात, शिक्षक पृथ्वी पे एक नहीं है, अनेकों हैं, और जब बहुत ज्यादा है तो जातिवाचक के अंतर्गत चलेगा। लेखक एक नहीं है, विद्वान एक नहीं है, और दूसरी बात, इन्हें हम बहुवचन बना सकते हैं, इसलिए जातिवाचक। कुत्ता कुत्तों, बिल्ली बिल्लियां, हाथी हाथियों, घोड़ों। देखियो बहुवचन बना सके हम, नेताओं, मंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्रियों, मिठाइयां मिठाई, गेहूं, चावलों, अनाज, धोबी, नाई। देखियो जानते हैं गेहूं, चावल, अनाज। अब देखियो एक थोड़ी नहीं है गेहूं, कितना कितने गेहूं है, अनाज कितने हैं, कितना कितने हैं भाई, तो ये जाति है। धोबी एक नहीं है भाई, धोबी एक नहीं है, धोबियां, धोबियों बना सके, नाइयों बना सके, कुम्हारों बना सके। प्राकृतिक आपदाएं, आंधी तूफान, बरसात, भूकंप आदि, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी। अगर बात करें सामाजिक पद, यानी शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पंडित, किसान, ये सब के सब जातिवाचक हैं। क्यों जातिवाचक है? दो परिभाषा बताई, किनका हम बहुवचन बना सका सारी चीजों का, एक चीज। दूसरी चीज, इन जैसी बहुत सी चीजें पृथ्वी पर मौजूद है, और जिस जैसा बहुत सी चीज हो वो जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा, और जिस जैसा कोई और ना हो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगा। यह पहचान मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और यह चीज याद भी रखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में, और जातिवाचक संज्ञा या तो बहुवचन होगी या बहुवचन बनाया जा सकता है। चलो भाई नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नंबर 3, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद बताए थे, 5 में जाति और व्यक्ति समझ ली हमने। द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करें, नुका जो शब्द इस चीज का ज्ञान कराता है कि कोई वस्तु बनी किसकी है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। कोई चीज किसकी बनी या चीज का जो ज्ञान करा होगा, जैसे अगर बोल दें हम कि यू पेन किसका बना, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक प्लास्टिक द्रव्यवाचक संज्ञा है। यू कड़ा किसका बना है, लोहे का, तो लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। या घड़ी किसकी बनी है, प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक द्रव्यवाचक संज्ञा है। यू पट्टा किसका बना हुआ है, रबड़ का, तो रबड़ द्रव्यवाचक संज्ञा है। बात करें मेज की, तो मेज किसकी बनी, लकड़ी, तो लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है। बात करें बर्फ की, तो बर्फ किसका बना, पानी का, तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों यह चीज क्लियर हो जाएगी हमने कि कोई वस्तु किस चीज की बनी, और जिसका भी उत्तर होगा कोई वस्तु किस चीज की बनी, अगर इस चीज का प्रश्न कर दिया हमने, तो जो भी उत्तर में होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा ही होगी। किताब किसकी बनी, कागजों की, तो कागज द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत पदार्थ की सभी अवस्थाएं, जैसे ठोस, द्रव, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कण और वाच, सब के सब कहां जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। दूसरी भाषा में कहला तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। कोई भी चीज जैसे ठोस के अंतर्गत कैसे है, धातु और अधातु सारे आ जाएंगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये धातु। प्लास्टिक, रबड़, प्लास्टिक, रबड़, मिट्टी, ये सब की सब कहां चली जाएंगे भाई, ठोस के अंतर्गत। यानी ठोस के अंतर्गत, ठोस के अंतर्गत है तो कहां है, द्रव्यवाचक, क्योंकि द्रव्य की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों की तीनों अवस्थाएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। द्रव के अंतर्गत जितनी भी चीजों में बहने का गुण है, बहने का बोले तो तेल है, बह सकता है, घी है, बहा सकता है, पानी बहा सकता है, जिनमें बहाने का गुण होगा वे भी सब द्रव्य है। द्रव्य जितने हैं सबके सब द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। जितनी भी गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सब की सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, एक चीज ध्यानता सुनाए और नोट करते रहे। नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। हर चीज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। यूपी पुलिस की तैयारी आपको टारगेट विद कपिल चौहान के संग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देकर वीडियो आपके लिए तैयारी बेस्ट की जाएगी।
अब बात करें द्रव्यवाचक में, क्लियर हो गया कि ठोस, द्रव, गैस, जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं, जितनी भी द्रवित वस्तुएं और गैस वस्तुएं, सारी की सारी कहां जाएगी? ठोस, द्रव, गैस कहां जाएंगी भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगी। समूहवाचक, नाम से ही पता लग रहा है भाई, समूहवाचक संज्ञा। नुका जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्तियों के समूह का ज्ञान होता है, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह, व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का जो ज्ञान बोध कराओगे, वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे, वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। जैसे बात करें व्यक्तियों का समूह, कक्षा, टीम, सेना, सेना है भैया, सेना, पुलिस, भीड़, मेला, ये सारे के सारे व्यक्तियों के समूह है। तो मेले का मतलब व्यक्तियों का समूह है, उसमें घूमने फिरने, अरे भीड़ का मतलब भी वही है, पुलिस का मतलब भी वही है। पुलिस की बात करोगे तो जातिवाचक में भी जाएगी, वो अलग मैटर है। लेकिन पुलिस, सेना, टीम, कक्षा, पुलिस का मतलब पुलिस आ गई, पुलिस आ गई का मतलब कम से कम भी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में वहां भी यूज होगा, सिंगल के लिए भी पुलिस यूज हुआ है। तो पुलिस बहुवचन और एकवचन दोनों में सेम रहा है, इसलिए जाति के अंतर्गत भी जाएगी। और समूह तो है ही पुलिस भाई, सेना क्या है? सैनिकों का समूह, टीम क्या है? खिलाड़ियों का समूह, कक्षा क्या है? छात्रों का समूह। तो जो समूह का वो जिन शब्दों के द्वारा, समिति भी बोल सके, सभा भी बोल सके, समिति, सभा, कमेटी, सब के सब शब्द कहां जाएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही जाएंगे। वस्तुओं का समूह जैसे बंडल, गुच्छा और ढेर। जैसे बंडल लकड़ियों का बंडल है, अंगूरों का गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, ढेर लग रहा पत्थरों का। तो ये जो शब्द हैं, जो शब्द बहुवचन बोले तो कह सके हम समूह का बोध कराता है। समूह का मतलब जहां 2 या 2 से अधिक चीजें, एक सी चीजें 2 या 2 से अधिक इकट्ठी हो, वही समूह का लाभ। वस्तुओं का समूह हो या व्यक्तियों का समूह हो, कहां चले जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएगा दोस्तों। और यह चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेंगे दोस्तों। भाववाचक संज्ञा को यदि बहुवचन में लिख दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा को यदि बहुवचन में लिख दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है दोस्तों। एक चीज, अब दोस्तों संज्ञा की अगर बात करें तो 4 भेद हो गए। नेक्स्ट 5वें भेद की ओर चलते हैं। संज्ञा का 5वां भेद क्या है? भाववाचक संज्ञा। और पूरी संज्ञा का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो भाववाचक संज्ञा। अर्थात अगर संज्ञा था, मेरे 2 क्वेश्चन आए पेपर में, अगर पेपर में संज्ञा था 2 क्वेश्चन आए दोस्तों, तो यह चीज 100% बोल सके कि एक क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से ही रिलेटेड मिलेगा। यह चीज ध्यान दें। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो, ध्यान देंगे। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का ज्ञान होता है। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का जो ज्ञान कराओगे शब्द, वे सारे के सारे शब्द भाववाचक के अंतर्गत जाएंगे। जैसे बात करें गुण की, गुण का मतलब ईमानदारी, बेईमानी, ईमानदारी, बेईमानी, बुराई, भलाई, सब की सब के हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की एक चीज और पहचान है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा को न तो देखा जा सकता, न छुआ जा सकता, न नापा जा सकता, न तोला जा सकता, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा के केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे बात करें भाववाचक, जैसे प्रेम, तो प्रेम भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रेम ने न देख सकते, न सुन सकते, न टच कर सकते, न तोल सकते, माप सकते, केवल और केवल महसूस किया जाता है। प्रेम बोल दे, घृणा बोल दे, क्या किलो घृणा करा है इतनी बोल सकते, या क्या मीटर घृणा करा है बोल सके कि बिना टच कर सकते। भूख, भूख बोल सके, प्यास बोल सके, जिन चीजों ना हम छू नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, वे सारी सारी भाववाचक के अंतर्गत जाए। जैसे बुढ़ापा, जवानी, नाप सके, तोल सके, नहीं नाप सकते। बेईमानी, कितना बेईमान है, 10 किलो बेईमान है, 10 मीटर तक बेईमान है। जिन चीजों ना माप तोल नहीं सकते, केवल महसूस कर सके, वे सब भाववाचक के अंतर्गत जाएंगी। जैसे उदाहरण, प्रेम बोल दिया, घृणा बोल दिया, ईमानदारी बोल दी, बेईमानी बोल दी, भलाई बोल दी, बुराई बोल दी, पढ़ाई बोल दे, पढ़ाई बोल दे भाई, प्रेम है, घृणा, जितने भी शब्द हैं सब के सब भाववाचक के अंतर्गत ही जाएंगे। नुका जिन शब्दों के द्वारा भाव, गुण, दोष, अवस्था, अभिधारणा का ज्ञान होता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। दूसरी बात नुका ये सदैव एक वचन और अदृश्य रूप यानी दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप में होती है। इन्हें हम माप या तोल नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे प्यार, घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या, भूख, प्यास, ये सबके हैं भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, ईमानदारी है दोस्तों, या ईमानदारी, बेईमानी भाववाचक संज्ञा है। चिकित्सा, चिकित्सा दोस्तों, चिकित्सा, चोरी, ठगी, डकैती, ये केवल भाववाचक संज्ञा की तो है।
पढ़ाई, चढ़ाई, ऊंचाई, लंबाई, गहराई भाववाचक संज्ञा तो है भाई। प्रार्थना, प्राण, आत्मा, जिन्हें देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, केवल महसूस कर सके। सजावट, बनावट, शीघ्रता, चुनाव, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगे। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाए। जातिवाचक संज्ञा तभी भाववाचक संज्ञा बना सके हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा तभी भाववाचक संज्ञा बना सके हम, विशेषण संज्ञा सर्वनाम तभी भाववाचक संज्ञा बना सके हम, और क्रिया तभी भाववाचक संज्ञा बना सके, अव्यय तभी भाववाचक संज्ञा बना सके। तो ये तो थे हमारे संज्ञा के 5 भेद जो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। अब अगर बात करें भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, यू टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आगे हम जिक्र करेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनाई जाएगी, वो भी टॉपिक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखो जानता पहला हेडिंग है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे? नुका विशेषण तभी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? ये विशेषण है दोस्तों सारे, और ये है भाववाचक संज्ञा। अब समझेंगे ध्यान से। अगर बात करें, ध्यान देंगे, विशेषण की पहचान कैसे करोगे? विशेषण का परिभाषा की अगर बात करें तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, दूसरी भाषा में पलट सके, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाए, किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए, वे विशेषण कहलावे। जैसे सुंदर, सुंदर किताब भी हो सके, सुंदर व्यक्ति भी हो सके। तो सुंदर किसके लिए प्रयोग करा? या तो वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए, इसलिए सुंदर क्या है? विशेषण। लेकिन जिस गुण के कारण इसका सुंदर बोल रहे, वो गुण है इसकी सुंदरता। तो सुंदरता जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, और सुंदर में क्या है? विशेषण है दोस्तों। युवा, युवा जिस गुण धर्म के कारण उसका युवा बोल रहे, वो गुण धर्म क्या है? यौवन। और जो गुण धर्म में कहां चले जाए? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो युवा के आगे हम व्यक्ति लगा सकते थे। तो जो शब्द व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाए वे विशेषण, और जिस गुण धर्म के कारण वह चीज दी गई वो उसकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा व्यक्ति हो सके, इसके बाद हम व्यक्ति लिख सके, इसलिए विशेषण है। और बूढ़ा जिस गुण धर्म के कारण करे हुआ है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। वीर, वीर सैनिक बोल सके, वीर पुरुष बोल सके, तो ये व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है वीर, इसलिए विशेषण है। और जिस गुण धर्म के कारण उसका वीर बोल रहे वो उसका क्या है? वीरता या वीरत्व। और यह चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस भी शब्द के लास्ट में तय व जुड़ा मिलेगा वो डायरेक्ट बोल देंगे भाववाचक संज्ञा का ही शब्द होगा, भाववाचक संज्ञा का ही शब्द होगा। हरा, जितने भी रंग है दोस्तों सारे रंग विशेषण के अंतर्गत आवे। लाल, नीला, पीला, हरा, जितने भी रंग है सब विशेषण हो। तो हरा किसके कारण बोल रहे? उसकी हरियाली के कारण उसका हरा बोल रहे, तो हरियाली शब्द में भाववाचक संज्ञा है और हरा है विशेषण। ऐसे ही पीला, पीला है विशेषण है, और जिस गुण धर्म के कारण पीला बोल रहे हो गुण धर्म है इसका पीलापन, तो पीलापन में भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। लाल किस वजह से बोल रहे? लालिमा। दुर्बल किस वजह से बोल रहे? उसकी दुर्बलता के कारण, तो दुर्बलता भाववाचक संज्ञा है। कोई विद्वान है किस वजह से बोल रहे? उससे विद्वता के कारण, उसकी विद्वता के कारण, तो विद्वता में भाववाचक संज्ञा है। भला, कोई भला है उसकी भलाई के कारण, तो भलाई एक भाव है जिसके कारण हम उसका भला बोल रहे, तो भला व्यक्ति लिख सका है, इसलिए यू विशेषण है। और भला जिसके कारण बोल रहे वो भाव भलाई है, इसलिए भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। बुरा किसी से क्यों बोल रहे हैं हम? बुराई के कारण, बुराई में भाववाचक संज्ञा है, और बुरा जो शब्द है वो विशेषण है। ठंडा, ठंडा दूध हो सका है, पानी हो सका है, वस्तु के लिए प्रयोग किया इसलिए विशेषण है। और जिस गुण धर्म के कारण उसका ठंडा बोल रहे वो है ठंडाई या उसकी ठंडक के कारण, तो ठंडक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। कोई भूखा है किस धर्म गुण धर्म के कारण बोल रहे हैं कि भूख, क्योंकि उसने भूख लग रही इसलिए हम बोल रहे हैं भूखा है, तो भूखा केवल भूख, भूख है भाव, और भूखा है व्यक्ति हो सके। और जो शब्द व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएंगे वे कहां जाएंगे? विशेषण। और विशेषण तभी के इसका निर्माण होया भाववाचक संज्ञा। एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमने निर्माण, अब देखिए ध्यान, जातिवाचक संज्ञा, क्या है? जातिवाचक संज्ञा तभी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे अगर बात करें मानव, तो मानव के अंतर्गत पूरी जाति आई, लेकिन जिस गुण धर्म के कारण वो मानव है वो गुण धर्म है उसका मानवता। तो मानव अगर लिख रहा तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और मानवता अगर लिख रहा तो वो है भाववाचक संज्ञा। माता अगर लिख रहा तो वो है जातिवाचक, क्योंकि माताएं बहुत है और जो ज्यादा हो संसार में, यानी उस जैसी और भी चीज है तो वो जातिवाचक के अंतर्गत। और माता
माता तो जो बना जिस गुण धर्म के कारण हम उसका माता बोल रहे वो क्या है, उसका मातृत्व या मातृत्व और तव जुड़ रहा तो कहां चलेगा, भाववाचक के अंतर्गत। ऐसे ही पिता का भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो पितर्थ हो जाएगा, भाई भी जातिवाचक है, उसका भाई का जो भाववाचक बनेगा भाईचारा। नेता जिस गुण धर्म के कारण बोल रहा है वो गुण धर्म है, उसका नेतृत्व करने के कारण नेता बोल रहे, तो नेतृत्व करना, नेतृत्व कहां जाएगा, भाववाचक के अंतर्गत। तपस्वी व्यक्ति हो सका है कोई, तो तपस्वी व्यक्ति हो सका है कोई जो जातिवाचक है, और तपस्या वो गुण भाव जिसके कारण हम उसका तपस्वी बोल रहे हैं भाई। यू है भाव, तो तपस्या भाव है, तपस्वी जातिवाचक संज्ञा है भाई। चिकित्सक डॉक्टर तो हुआ भाई, चिकित्सक को ना डॉक्टर, और जिस गुण धर्म के कारण हम बोल रहे हैं उसका चिकित्सा भाई, चिकित्सा तो चिकित्सा एक भाववाचक संज्ञा है। प्रभु जातिवाचक संज्ञा है, और प्रभु तो वो गुण धर्म जिसके कारण हम उसका प्रभु बोल रहे, वैसे भी तव जुड़ रहा जिस शब्द के अर्थ में हिंदुत्व की है भाववाचक संज्ञा, और हिंदू की एक जाति है दोस्तों। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जिस गुण धर्म के कारण उसने लड़का दिखाई दे रहा हुआ है उसका लड़कपन, और लड़कपन में कौन सी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। ब्रह्मचारी कोई व्यक्ति हो सका है, और जिस कारण हमने ब्रह्मचारी लग रहा है वो गुण धर्म है उसका ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य खाली लिख रहा है तो वो भाववाचक, और ब्रह्मचारी लिख रहा है तो वो जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। कुमार, तो कुमार जातिवाचक है, और कुमारा तो या उसका कुमार्य के कारण उसमें भाववाचक है, जिस गुण धर्म के कारण उसका कुमार बोल रहे वो क्या है, उसका कुमारा तो या कुमार्य। ऐसे ही स्त्री का स्त्रीत्व, देव का देवत्व, और व्यक्ति का व्यक्तित्व आ जाएगा भाई, व्यक्ति का व्यक्तित्व आ जाएगा। तो ये सब की सब भाववाचक संज्ञा है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। एक चीज नोट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नु क्या क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो। अब यह क्रिया की ओर ध्यान दें, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, मरते डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मरते कि ईमानदारी शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो ईमानदारी का निर्माण किससे हुआ है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। तो ईमानदारी किससे बना, ईमानदार, और ईमानदार क्या है, विशेषण, तो ईमानदारी जो बना वो विशेषण तो उत्पन्न हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन वही वो क्वेश्चन मार दे सके है, मातृत्व में भाववाचक संज्ञा है, मातृत्व में भाववाचक संज्ञा है, तो यह संज्ञा किससे उत्पन्न हुई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से। तो मातर तो बना माता थे, और माता थी जातिवाचक संज्ञा, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा से उसका निर्माण हुआ। वो बोल सका सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है, तो सुंदरता में भाववाचक जो संज्ञा है वह किसके कारण उत्पन्न हुई, संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के, विशेषण के। तो सुंदरता किसका उत्पन्न हुआ था, सुंदरता, और सुंदर के था दोस्तों विशेषण। इस तरीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क किए जाएंगे। यह चीज ध्यान रखा, किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इस क्लास के बाद, अभ्यास प्रश्न भी कराए जाएंगे आपसे। अब बात करें उनका क्रिया तभी भाववाचक संज्ञा बनेगी कैसे। अब क्रिया क्यों, वे शब्द जिस शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना। दूसरी भाषा में कह सके जिनके लास्ट में ना प्रत्यय लगा होगा, वे 90% चांस है कि वे क्रिया होगी, और उस शब्द किसी काम का करना या होना भी पाया जाएगा। तो क्रिया तभी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे उड़ना क्रिया है, उसका बनेगा उड़ान, भाववाचक संज्ञा है। हंसना क्रिया है, हंसी, और हास्य बनेगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। दौड़ना क्रिया है, उसका दौड़ बनेगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई बनेगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। मिलना क्रिया है, मिलावट या मिलाई भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। घबराना क्रिया है, और उसका उत्पन्न हुआ घबराहट, तो भाववाचक संज्ञा का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा वो मारते हैं कि घबराहट में भाववाचक संज्ञा है, खुद बोल देगा घबराहट में भाववाचक संज्ञा है, तो इसका निर्माण किससे हुआ है, ऑप्शन में दे देगा संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। यह चीज हम ना पता हो विशेषण से, यह चीज अगर नहीं पता तो क्वेश्चन गलती हो जाएंगे भाई। विशेषण, तो यह चीज हमने पता हो घबराहट क्या है, भाववाचक संज्ञा, किसका उत्पन्न हुई, घबराना, और घबराना ना रहा लास्ट में, तो यह क्रिया थी, और यह क्रिया थी, तो आंसर हम सी ऑप्शन देंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। छोड़ना क्रिया है, छोड़ना तो बनेगा छूट, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चुनना क्रिया है, चुनाव बनेगा, चुनना क्रिया है, उसका बनेगा चुनाव, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बुनना क्रिया है, उसका बुनाई बनेगी, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लिखना क्रिया है, लिखावट या लिखाई बनेगी, तो वह भाववाचक संज्ञा
संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। घटना क्रिया है, घटा भाववाचक संज्ञा है। चलना क्रिया है, उसका चाल या चलन बनेगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बोलना क्रिया है, बोलना था बोल बनेगा, तो बोल भाववाचक संज्ञा है। सुधारना ना या तो क्रिया है और सुधारना तो बनी सुधार, तो ये भाववाचक संज्ञा है। इस तरीके का भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा दोस्तों। व्यक्तिवाचक तभी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो, सर्वनाम तभी भाववाचक का निर्माण हो। तो सर्वनाम, इसका अगला टॉपिक हम सर्वनाम ही पढ़ेंगे। 3 सर्वनाम है, मम, निज, सौर। डायरेक्ट याद रखें, ममता बनेगा ममत्व या ममता, तो ममता या ममत्व में भाववाचक संज्ञा है, वो किसका बना, ममतर। मम क्या है, सर्वनाम है दोस्तों। निज सर्वनाम है, निजता निजता या निजतु, तय जुड़ रहा है या ता जुड़ रहा बाद में, तो भाववाचक संज्ञा में चलेगा भाई। और किसका बना, निज, और निज है सर्वनाम। सौर, सौर का मतलब स्वर्ग या सौपन, तो सौर है सर्वनाम और उसका उत्पन्न है स्वर्ग या सौपन, तो स्वर्ग या सौपन, तो यू भाववाचक संज्ञा में चलेगा भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक का कैसे, अगर बात करें गांधी, तो ये व्यक्ति के लिए तो प्रयोग किया गया भाई। गांधी, गांधी कोई व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक। लेकिन जिस गांधीवाद, और गांधीवाद भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि गांधीवाद का मतलब जो गुण धर्म गांधी के थे, वे गुण धर्मों की बात कर रहे हैं, और गुण धर्म कहा जाकर है भाववाचक के अंतर्गत। मार्क्स, मार्क्सवादी। हिटलर, हिटलरशाही। हिटलरशाही का मतलब, हिटलर का तो मतलब है उस व्यक्ति था जो जर्मनी का शासक था, हिटलर, इसलिए यू व्यक्तिवाचक में गया। और हिटलरशाही का मतलब है वे गुण धर्म जो हिटलर में थे, तो ये गुण धर्म है, इसलिए कहाँ जाएंगे, भाववाचक के अंतर्गत। नेहरूवाद, ये कहां चल जाएंगे भाई, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब बात करें तो क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण अव्यय तो भी हुआ है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण अव्यय से भी किया जाएगा भाई। कैसे किया जाएगा देखिए ध्यान से भाई। अव्यय, ये रे भाई लास्ट पॉइंट है इसका। क्या अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अव्यय कौन से हैं, जैसे तेज, दूर, शीघ्र, समीप, ये क्या है अव्यय। तेज तक ये बनेगा तेजी, दूरतः दूरी भाववाचक संज्ञा है। शीघ्रतः शीघ्रता, समीपतः समीपता, और बहुतः बाहुल्य, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण है दोस्तों। तो यह थी आपकी संज्ञा, जो आपकी मात्र 30 से 35 मिनट में आपकी संज्ञा कंप्लीट कर दी गई दोस्तों। इस तरीके का कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इतने कम समय में इतना ज्यादा क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेगा दोस्तों। मसाला हमारे पास देना नहीं आता, अगर मसाला चाहिए तो पहले मसाला लेकर बैठे, यानी 1-2 वीडियो ऐसी ऐसी मजाक की लेकर बैठे, और उसके बाद जब पढ़ाई का मन हो बिल्कुल, तब ये क्लास मेरे लिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। संज्ञा के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं संज्ञा पर आधारित, उन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कम से कम 5 सब्सक्राइब जरूर कराएं दोस्तों। अगर पसंद ना आई हो तो कोई आपत्ति नहीं, वीडियो आती जाती रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाय।